It is rightly said that education and good health is the key of success, or we can say the base of success for an individual. जी हाँ, एक अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य ये बहुत ज़रूरी है किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी इंसान के लिए, अगर वो ज़िंदगी में तरक्की उन्नति करना चाहता है। बहुत सी और दूसरी चीज़ें, मगर ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी है। सो हेलो एंड वेलकम टू एचडी क्लासेस। आज हम उसी शिक्षा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कैसे इस दुनिया में इतनी ज़्यादा स्प्रेड हुई और किस एक इम्पॉर्टेंट इनोवेशन ने, जिसे हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे, जिसका नाम है, जिसका टाइटल है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। उसके थ्रू हम इस चैप्टर को समझेंगे और एजुकेशन कैसे स्प्रेड होती चली गई, कैसे लोग अवेयर होते चले गए, जिसने डार्क एरा को ख़त्म किया और मॉडर्न वर्ल्ड क्रिएट किया। तो जैसा कि मैंने कहा, आज जो चैप्टर का टाइटल है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। जी हाँ, ये चैप्टर आज हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने जा रहे हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी, कि इस चैप्टर को पूरा देखिए। शॉर्ट में मैं बताता चलूँगा और लास्ट में इस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसे चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो देखिए, सबसे पहले क्या आता है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो उसको स्प्रेड करने में सबसे बड़ा रोल है टेक्नोलॉजी का। यस, देखिए कहा गया है कि टेक्नोलॉजी शैटर्ड द शैकल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब है कि जो इंसानों की बेड़ियां थी, जो बंदिशें थी, वो किसने तोड़ दी? इंसान को फ्री किसने किया, आजाद किसने किया? सोच से, है ना। उसको डेवलपमेंट के हिसाब से कौन आगे लेके आया? वो है टेक्नोलॉजी। ये बिल्कुल सही बात है। तो उसमें सबसे बड़ा रोल है प्रिंट टेक्नोलॉजी का, क्योंकि प्रिंट टेक्नोलॉजी ने पढ़ाई लिखाई को और ज्यादा से ज्यादा लोगों में संभव बनाया। ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर छपना आसान हो गया, मल्टीपल कॉपीज बनना आसान हो गया, और ओरल सिस्टम जो पहले हुआ करता था वो खत्म हुआ। उसमें केवल कुछ ही लोग पढ़ पाते थे। ज्यादातर पॉपुलेशन, पूरी दुनिया की बात करें तो इलिटरेट रहती थी, और इलिटरेट को जैसा कह दिया जाए, बेचारा आंख बंद करके वो फॉलो करता था। ह्यूमन बीइंग्स के पास राइट्स नहीं थे। आपने कई चैप्टर्स में पढ़ा है। तो आप देखिए प्रिंट टेक्नोलॉजी की शुरुआत कहां से और कैसे हुई। तो हम ये जानते हैं कि प्रिंट टेक्नोलॉजी सबसे पहले जो उसका ओल्ड फॉर्म था वो कहां से शुरू हुआ? चाइना से। चाइना में ही सबसे पहले पेपर बना, और चाइना ने ही 594 एडी में सबसे पहले जो इनिशियल प्रिंट टेक्नोलॉजी थी, जिसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं, उसको इनोवेट किया। वहां पे वुड ब्लॉक्स के अल्फाबेट्स बनाए जाते थे, एक फ्रेम में उनको सेट करके, और उसके ऊपर पेपर रब करके, इंक लगा के पेपर रब करके ऐसे छपाई शुरू हो गई। तो चाइना वॉज द पायनियर। अगर हम बात करें तो चाइना वॉज द पायनियर ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी। मगर वो कैसी थी? वो मैनुअल थी और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाती थी। फ्रॉम AD 594 onwards, book in China were printed by rubbing the paper against the inked surface of wood blocks. इसके साथ क्या हुआ? चाइना में कंपैरेटिवली मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब है हाथों से लिखा जाना। हाथों से लिखा जाना, तो पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स ही होती थी ज्यादा से ज्यादा बुक, और अगर कोई वॉल्यूमिनस टेक्स्ट है तो उसका मल्टीपल कॉपी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए लिमिटेड होते थे, बहुत कम होते थे, अमीरों के पास ही होते थे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे। और ये वर्ड बना है मनु से। मनु इज अ लैटिन वर्ड, उसका मतलब होता है हैंड, हाथों से लिखना। स्क्रिप्ट का मतलब लेखनी, लिखाई। तो देखिए प्रिंट टेक्नोलॉजी ने जब चाइना में ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत हुई तो इसमें तेजी ला दी, पब्लिशिंग मटेरियल में तेजी ला दी। यानी अब कंपैरेटिवली पहले से ज्यादा क्या होने लगा? लिटरेचर
कंपैरेटिवली ना, बहुत ज्यादा नहीं, कंपैरेटिवली तेजी से बनने लगा। और चाइना में यहां तक हुआ कि चाइना में एग्जाम का सिस्टम भी शुरू हो गया, खास तौर से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो भर्तियां करनी है, जो वहां की डायनेस्टी होती थी, उन्होंने एग्जाम लेना शुरू कर दिया। एग्जाम से रिलेटेड कई बुक्स छपने लगी, बच्चे उन किताबों को पढ़ते थे, एग्जाम देते थे और सेलेक्टेड होते थे। ऐसे ही अब देखिए, लेकिन ये भी बताया गया है कि चाइना में जो शुरुआत में पेपर होता था वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था, पोरस होता था। तो जब प्रिंटिंग होती थी वो एक साइड ही होती थी, क्योंकि उसका इंप्रेशन पीछे भी आ जाता था। और इस तरीके से जितने भी प्रिंटेड पेज होते थे उनको एक तरीके से सिल दिया जाता था एक तरफ से। तो अकॉर्डियन टाइप की, एक बाजा आता है अकॉर्डियन जिसको खोलते बंद करते हैं, उस तरह की किताबें हुआ करती थी जो कहलाई अकॉर्डियन बुक्स। और इस तरीके से चाइना में कई सेंचुरीज तक वुड ब्लॉक से काम होता रहा चाइना में। लेकिन लिटरेचर बढ़ा तो पढ़ने वालों की तादाद भी बढ़ी, यहां तक कि फीमेल्स भी चाइना में पढ़ाई लिखाई में आगे आने लगी। फीमेल्स भी क्या करने लगी, रीडर्स बन गई, यहां तक कि कई राइटर्स भी बन गई। लेकिन चाइना में बहुत लंबे समय तक मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत नहीं हुई, यानी मशीन नहीं आई थी। 19वीं सेंचुरी में जाकर चाइना ने मशीन, जो प्रिंटिंग मशीन है, वो यूरोप से इंपोर्ट करी थी। और उसके बाद चाइना का एक शहर शंघाई, वो प्रिंट टेक्नोलॉजी का हब बन गया। और उसके बाद चाइना में और लिटरेचर का फ्लड आ गया, बहुत जबरदस्त लिटरेचर छपने लगी और शंघाई हब बन गया। ये सारी बातें यहां दे रखी है चाइना से रिलेटेड, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि चाइना के बाद अगर हम देखें तो दूसरा कौन सा देश है जहां पर प्रिंट टेक्नोलॉजी को यूज किया गया सबसे पहले। तो चाइना के बाद दूसरा उसका पड़ोसी छोटा आइलैंड कंट्री है जापान। वहां पर प्रिंट टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। और वहां पर प्रिंट टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुई, तो कैसे डेवलप नहीं हुई, ले जाई गई। एक तरीके से चाइना से ही प्रिंट टेक्नोलॉजी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ही जापान में भी पहुंचा। और ले जाने वाले बुद्धिस्ट मिशनरी थे, यानी बुद्धिस्ट धर्म को फैलाने वाले, उसका प्रचार करने वाले। और इस तरीके से जापान में भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस हुई। और आज भी जापान के अंदर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से छपा हुआ एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है डायमंड सूत्र। और वो कौन से साल का है, 868 AD का। वो आज भी वहां पर मौजूद है, यानी ये सबसे पुराना टेक्स्ट आज हम देखें जो अवेलेबल है वो ये वाला है, डायमंड सूत्र, एक बुद्धिस्ट 6 पेजों का, 6 पेजेस का टेक्स्ट है। लेकिन कमाल की बात ये देखते हैं कि जापान चाइना से भी आगे निकल गया। जापान चाइना से कैसे आगे निकल गया, क्योंकि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को और भी दूसरे स्फीयर्स में यूज करना शुरू किया। जैसे प्लेइंग कार्ड्स भी छापने लगे, पिक्चर्स छापने लगे, वो करेंसी भी छपने लग गई। ठीक है, यहाँ पे ये सारी बातें दे रखी है। लेटर पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर मनी, देखो पेपर मनी, प्लेइंग कार्ड्स, टेक्सटाइल्स, कपड़ों के ऊपर छपाई चाइना में, जापान में खूब होने लगी। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी इन प्रेजेंट डे टोक्यो, जिसको एदो कहा जाता था पहले, एदो, टोक्यो में विथ द ब्लूमिंग अर्बन कल्चर मैनी पेंटिंग्स इन्वॉल्व आर्टिस्ट, कोर्टिसंस, कोर्ट कल्चर एंड टी हाउस। कई तरह की पेंटिंग्स बनने लगी, उनकी भी छपाइयाँ होने लगी, है ना। जैसे टी गैदरिंग्स की आपको ये दे रखा है, कोर्ट सीन्स, कोर्टिसंस की यानी दरबार के सीन हुए, कोर्ट कल्चर हुआ, कोर्ट में कैसे, ये सारी चीज़ें, और टी सेरेमनीज, फ्लावर, ये सारी चीज़ें कई छपाई होने लगी अलग अलग चीज़ों के ऊपर। एक बड़ी अच्छी आर्ट डेवलप हुई जो बड़ी फेमस हुई जापान के अंदर, जिसको बोला गया यूकियो। यूकियो, इसको ये यूकियो वाज एन फॉर्म ऑफ आर्ट विच डेवलप्ड इन जापान। इट डील्ड विद द डिपिक्शन ऑफ कॉमन एंड सिंपल ह्यूमन एक्सप्रेशन, डिपिक्शन ऑफ कॉमन एंड सिंपल ह्यूमन एक्सप्रेशन, लोगों के ऊपर उनकी फोटोएं बनना, उनके इमोशंस के साथ, उनकी फीलिंग के अकॉर्डिंग ये। और इसको बढ़ावा देने वाले जो आर्टिस्ट हुए थे वो किटागावा ओटामारो हुए, जापान के बड़े फेमस, जिनका बड़ा रोल है यूकियो को डेवलप करने में, फेमस और पॉपुलर करने में। इसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर, प्रिंट टेक्नोलॉजी। अब हम बात करेंगे प्रिंट कम्स टू यूरोप, यूरोप में कैसे पहुंची। तो अब बात करते हैं, यूरोप में काफी सेंचुरीज के बाद पहुंची है प्रिंट टेक्नोलॉजी। और कौन सी प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप हुई यूरोप में, तो वही सेम वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। कहां से, वहां से डेवलप नहीं हुई, यूरोप में खुद से डेवलप नहीं हुई। तो कैसे वो डेवलप हुई, कहां से आए, तो वही चाइना से।
तो आपने एक नाम सुना होगा मार्को पोलो, जो एक बड़े इटालियन ट्रैवलर हुए, और मार्को पोलो ने कई दुनिया के देशों को घूमा है, कई जगह जगह उन्होंने विजिट किया। तो ऐसे ही चाइना में भी उन्होंने चाइना को भी विजिट किया, चाइना में काफ़ी समय स्पेंड भी किया, और वहाँ पर उन्होंने, जो मार्को पोलो थे, उन्होंने इस वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी को सीखा। चाइना से पेपर पहले ही पहुंच चुका था यूरोप, 11वीं सेंचुरी में पेपर पहुंच चुका था चाइनीज ट्रेवलर्स के थ्रू, और उससे यूरोप में मैन्यूस्क्रिप्ट और ज्यादा बनने लग गई थी, लेकिन प्रिंटिंग नहीं थी। प्रिंटिंग मार्को पोलो लेके गए हैं, जो इटालियन ट्रेवलर थे। कब लेके गए? 1295 एडी, यानी ऑलमोस्ट इन द एंड ऑफ 13th सेंचुरी। पेपर पहले ही पहुंच गया था और खूब मैन्यूस्क्रिप्ट बन रही थी यूरोप में, लेकिन प्रिंट टेक्नोलॉजी नहीं थी। प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज बॉट बाय मार्को पोलो। कब? 1295 एडी। और कहाँ जाएगा? जो देश है, जो उनका देश था, वहीं तो जाएगा मार्को पोलो। तो सबसे पहले मार्को पोलो ने खुद के देश इटली में इसको इंट्रोड्यूस किया, और इटली में इसकी हेल्प से और ज़्यादा लिटरेचर फास्ट और कंपैरेटिवली फास्ट और ज़्यादा बनने लगा। और धीरे धीरे इटली से निकलकर ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाली जो आर्ट थी, वो यूरोप के दूसरे शहरों में भी, दूसरे देशों में भी फैल गई, और देखते ही देखते यूरोप में खूब किताबें छपने लगी। लेकिन फिर भी देखा गया है कि लेट 16th सेंचुरी तक आगे भी, लेकिन अमीरों के अंदर जो वेलम था, VELLUM, वेलम के ऊपर राइटिंग ही बड़ी पॉपुलर रही, वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे अमीर लोग। वेलम क्या होता है? जानवरों की खाल के ऊपर लिखा है, मतलब उसको पॉलिश करके, लेदर तैयार करके उसके ऊपर लिखना, और उसको फोल्ड कर देते हैं, हाँ, पार्चमेंट टाइप फोल्ड करके, और उसके ऊपर ऐसे खोल के पढ़ते हैं, वेलम पेपर। और रईस मानते थे कि बुक तो क्या होती है, ये जो प्रिंटिंग बुक्स वगैरह हैं, ये तो कॉमन्स के लिए। तो इस तरीके का भी हुआ है समय, लेकिन बुक्स खूब बनने लगी। यहाँ तक कि पब्लिशर्स जो थे, वो इतनी बुक के, जितनी बुक बनने लगी, डिमांड भी बढ़ने लगी, तो वो अपने आप 50-50 सब्सक्राइबर्स भी रखने लगे, जो कहानियाँ लिखते थे, जो वर्बली चली आ रही है। बहुत सी बातें जो पुरानी उसमें चली आ रही है, पुराने टेक्स्टों में, उनको वर्बली लिखना और फिर उनको प्रिंट किया जाना, तो पब्लिशर्स को कमाई का जरिया मिल गया ज़बरदस्त। तो इस तरीके से, और इंडिपेंडेंट भी हो गए। पहले क्या होता था, राइटर्स को, पब्लिशर्स को किस पे डिपेंड रहना पड़ता था? अमीरों के ऊपर, क्योंकि उस जमाने में अमीर लोगों के यही ये नौकरियां करते थे, लिखने वाले, और वो इसी से उनका काम चलता था। अब वो भी इंडिपेंडेंट होने लग गए, तो और ज्यादा सब्जेक्ट्स पे, और ज्यादा अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, और आइडियोलॉजीज पे और ज्यादा किताबें अलग अलग बनने लगी, कई तरह की किताबें बनने लगी, ठीक है। और लोगों को बड़ा मजा आने लगा पढ़ने में। लेकिन शुरुआत में हियरिंग पब्लिक ज्यादा हुई है, रीडिंग पब्लिक नहीं। और ये बात सही भी है कि देखो, पढ़ाई लिखाई धीरे धीरे स्प्रेड होती है, एकदम से ऐसा नहीं कि प्रिंट टेक्नोलॉजी आई और सब पढ़ने लग गए, नहीं, धीरे धीरे। लेकिन ऐसा होने लगा कि जो पढ़ा लिखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक बंदा पढ़ा लिखा है, तो शाम को सब अपने कामों से फ्री होकर एक जगह बैठ गए, और जो पढ़ा लिखा है वो जोर जोर से पढ़कर सुना रहा है, एंड ऑल आर टेकिंग इंटरेस्ट। इसके बाद ये भी हुआ कि कई किताबें प्रिंट टेक्नोलॉजी के अंदर क्या हुआ, पिक्चर्स के साथ छपने लगी। अब पिक्चर्स जब आने लगी, तो एक तरीके से इलिटरेट व्यक्ति को भी बड़ा फायदा हो गया। कैसे? कि वो उन पिक्चर्स को देख के कहानी समझ सकता है। तो इस तरीके से प्रिंट टेक्नोलॉजी की वजह से जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग हम कह रहे हैं, और बाद में हम देखेंगे कैसे प्रिंटिंग मशीन बनी, वो अभी मैं आपको बताता हूं। लेकिन इस तरीके से पढ़ने का क्रेज बढ़ गया, और ऐसे करके तेजी से प्रिंट लिटरेचर काफी तादाद में बनने लगा, बुक फेयर्स होने लगे। इस तरीके से यूरोप में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ क्या दे रखा है, यही चीज। अब देखिए, इससे पहले, लेकिन इसको हम पढ़ें स्लाइड को, उससे पहले आपको पता हो कि जब ये डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ने लगी, तो मैन्यूस्क्रिप्ट और एज वेल एज वुड ब्लॉक से प्रिंटेड बुक्स इनसफिशिएंट प्रूव होने लगी अकॉर्डिंग टू डिमांड, इन कंपैरिजन ऑफ डिमांड। डिमांड ज्यादा है, पब्लिकेशन कम है। तो ऐसे में एक व्यक्ति जो जर्मनी का था, जिसका नाम था जोहानस गुटेनबर्ग, जो एक मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करता था, स्ट्रासबर्ग जर्मनी का रहने वाला था, एक रईस परिवार से था, जिनके घर में सब चीजें थी, क्योंकि मर्चेंट परिवार से था।
ठीक है, एक पैसे वाले मर्चेंट थे जो हीरे जवाहरात ज्वेलरी और इस चीज़ों में डील करते थे। तो उनके घर में हर चीज़ थी, ऑलिव प्रेस थी, वाइन प्रेस थी, बड़े बड़े उनके फार्म थे, सब कुछ था। और ये बच्चा, ये बंदा जो था बचपन से ही इसमें एक्सपर्ट भी हो गया था, मोल्ड्स बनाने में, लेड मोल्ड्स और ट्रिंकेट्स यानी छोटी छोटी ज्वेलरीज, छोटी छोटी बारीकी नक्काशियाँ करते हैं ना, जैसे सुनार करते हैं। ये बड़ा महीन काम होता है मेटल्स के ऊपर, ठीक है, कैसे गलाना करना, उस तरीके से मोल्ड्स में डाल के उनका शेप तैयार करना, ठीक है, वो और स्टोन्स को पॉलिश करना, चमकाना, जैसे हीरे जवाहरात रॉ फॉर्म में निकलते हैं, फिर उनको चमकाया जाता है, काटा जाता है, चमकाया, तब उसकी वैल्यू बनती है। तो ये बचपन से ही धीरे धीरे सीख के एक्सपर्ट हो चुका था जोहान्स गुटेनबर्ग। अब देखिए उसने इस एक्सपर्टीज को क्या किया, ऑलिव प्रेस को यूज किया प्रिंटिंग मशीन बनाने में ना। 1430s में उसने ये काम शुरू किया था और प्रिंटिंग प्रेस में परफेक्ट उसने कब बना दी, 1448 में। और दुनिया की पहली प्रिंटिंग प्रेस ऐसे बनी, जो कि ऑलिव जो प्रेस होती थी, ऑलिव यानी जैतून जिसका तेल निकाला जाता है, ऑलिव ऑयल आते हैं ना, उस प्रेस को उसने कन्वर्ट कर दिया प्रिंटिंग प्रेस में। उसने मोल्ड्स बनाए, अल्फ़ाबेट्स के मोल्ड्स बनाए छोटे छोटे, और उसको इस तरीके से उसने इंक विंक सारा सिस्टम किया और थोड़े चेंजेस करके ऑलिव प्रेस को, और फर्स्ट दुनिया की सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस बना दी। लेकिन वो हैंड ड्रिवन थी, लेकिन मशीन तो थी, क्योंकि एक बार आप उसको चीज़ को कुछ भी जो छापना उसको सेट कर दो और हाथ से उसको चलाओ और एक के बाद एक कॉपियाँ बन जाएंगी। तो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऐसे बनी। और पहली किताब दुनिया की जो छपी है वो बाइबल छपी है। पहली किताब कौन सी छपी थी, बाइबल, प्रिंटिंग मशीन से, मशीन की बात कर रहा हूँ अब मैं, मशीन से बाइबल छपी थी। और उसने कमाल करा उस जमाने के हिसाब से कि 3 साल के अंदर अंदर उसने 180 बाइबल की कॉपीज बना दी, यानी 180 बाइबल छाप दी। उस जमाने में ये बहुत फास्ट काम है। क्यों? क्योंकि बाइबल एक वॉल्यूमिनस टेक्स्ट है, बड़ा मोटा टेक्स्ट है। अगर आप क्रिश्चियन धर्म के अंदर देखेंगे तो बड़ा मोटा टेक्स्ट है, वो 66 बुक्स है ना, और कैथलिक्स के अंदर 72 बुक्स है, प्रोटेस्टेंट्स में 66 बुक्स है, यानी एक बहुत मोटा वॉल्यूमिनस टेक्स्ट है, जिसको अगर आप हाथ से लिखना करो तो 1 साल में एक ही लिख पाओगे लगभग, अगर डेली बैठ के काम करोगे तो, इतना लेंदी है। और 3 साल में उसने विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंटिंग मशीन 180 कॉपीज बना दी बाइबल की। तो कितना फास्ट हो गया काम, प्रिंटिंग कितनी फास्ट होगी। और इसने रेवोल्यूशन ला दिया, प्रिंट टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है, मशीन जो बनी है, उसने रेवोल्यूशन ला दिया। और कैसे रेवोल्यूशन ला दिया, ऑब्वियसली कुछ समय बाद जर्मनी से प्रिंटिंग मशीन बनाने वाले कई क्या हो गए, आर्ट परफेक्ट हो गए, है ना, लोग जानने लग गए। और वो जर्मनी से निकल कर दूसरे यूरोप के देशों में गए, उन्होंने वहाँ पर भी प्रिंटिंग मशीनें बनाई, और इस तरीके पूरे यूरोप में प्रिंटिंग मशीन डेवलप हो गई और तेज़ी से प्रिंट मटेरियल बनने लगा, खूब मटेरियल बनने लगा। अब इससे क्या, लेकिन हाँ ये देखिए कि जो ये होती है, जो उस ज़माने की स्टार्टिंग की जो प्रिंटिंग होती थी उसमें मैनुअल वर्क भी करना पड़ता था, क्योंकि मेन टेक्स्ट तो बीच में प्रिंट से छप गया, लेकिन उसका जो कवर पेज है, साइड जो डेकोरेट करनी है, वो हाथों से ही की जाती थी। क्योंकि धीरे धीरे सुधार होता है, एकदम से कोई सुपर फाइन मशीन नहीं बन जाती है, धीरे धीरे सुधार होता है, लेकिन शुरुआत हो गई और इसने देखिए कमाल कर दिया। तो यहाँ पे वो सारी बातें दे रखी है, देखिए आपको बताया 1430s में उसने कोशिश करी और 48 में लिखा नहीं है, मैंने आपको बताया 1448 में उसने परफेक्ट बना ली, यानी ही परफेक्टेड प्रिंटिंग मशीन इन 1448। फिर बाइबल पहली छापी और सारी बातें हैं इस तरीके देखे, प्रिंट रेवोल्यूशन आ गया। अब किताबें और लिटरेचर और ज़्यादा छपना आसान हो गया। ये सारी बात यहाँ दे रखी है। आगे चलते हैं, ये देखिए अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है मैन्यूस्क्रिप्ट्स का, लिमिटेशंस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स? मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी हाथ से लिखी जाने वाली किताबें, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स की 2-3 लिमिटेशंस है। बहुत देखिए फ्रेजाइल है, यानी आसानी से ख़राब हो जाती है, जल्दी ख़राब होने के चांस से, पेपर पाम लीव्स को इस पे लिखे जाते हैं ना, तो वो जल्दी डिके और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़राब हो जा सकती है। फिर डिफ़िकल्ट टू हैंडल, अब कब तक संभाल के रखो, है ना, संभालना, पाम लीव्स है और इस तरीके की चीज़ें हैं, या पेपर है, गल जाते हैं, कीड़े भी लग जाते हैं, दीमक लग जाती है, संभालना भी बड़ा भारी काम है।
कॉपिंग वॉज टाइम कंज्यूमिंग एंड अ डिफिकल्ट टास्क। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मैन्यूस्क्रिप्ट अगर लेंदी है, वॉल्यूमिनस है, तो उसकी मल्टीपल कॉपी संभव नहीं है, क्योंकि टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग। तो बड़ा दिक्कत हुआ करती थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स की। तो ये आपके क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। तो ये बातें आपको 3 लिखनी होगी। इसके बाद आप देखिए कि मैंने अभी बताया पहले की स्टार्टिंग में ऐसी केवल मैटर छप रहा है, साइड के अंदर डेकोरेशन हाथ से होता था, कवर पेज हाथ से बनता था, इस तरीके से शुरुआत में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन, जो मैं बता चुका हूं। इससे क्या हुआ, न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रिंटिंग revolution in Europe. They read sacred texts, ballads, folk tales. Many books were also published with beautiful pictures, and illiterate people could now अंडरस्टैंड फोक टेल्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। अभी बताया था आपको कि पिक्चर्स भी छपती थी साथ में, ऐसे किताबों में संभव हो गई। और सबसे ज़्यादा फायदा हुआ इलिटरेट को, वो पिक्चर्स के थ्रू समझ सकते हैं कहानी, अगर कोई पढ़ के सुनाने वाला नहीं है तो। आगे देखिए, अब इससे क्या हुआ, सबसे बड़ा इम्पैक्ट की बात की गई है। तो इसने लोगों के सोचने समझने का नजरिया बदल दिया। पहले तो क्या होता था, मैन्यूस्क्रिप्ट है, किसके पास है, केवल हाई अथॉरिटीज के पास है, पैसे वालों के पास है, और जैसा कह दिया गया कि ऐसा लिखा है तो लोग हाँ साहब लिखा होगा मानते थे। बट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से क्या पॉसिबल हो गया कि मल्टीपल कॉपीज बनना पॉसिबल हो गया। और मल्टीपल कॉपीज ऑफ एनी टेक्स्ट बनने से क्या फायदा हो गया, इट बिकम इजीली, कंपैरेटिवली इजी टू रीच in the hands of more and more people. It become accessible for commons too, जो पहले के ज़माने में असंभव था अब संभव होने लग गया। और जब वो पढ़ने लगे कि भाई वास्तव में टेक्स्ट में जैसे बातें की गई है, अब रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर आगे आएगा, हम देखते हैं क्या बताया गया है। तो वो जब पढ़ रहे हैं तो उनको पता चल रहा है यार जैसा हमसे कहा जाता है वैसा तो कुछ भी नहीं है। समाज कैसा होना चाहिए, जैसे कई फिलोसफर्स हुए, थिंकर्स हुए, उनके मैन्यूस्क्रिप्ट्स को मल्टीपल कॉपी में छाप छाप कर सर्कुलेट किया जाने लगा। लोगों तक जब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, लिबर्टी, फ्रीडम, सरकार कैसी होनी चाहिए, हु इज द लीडर एंड व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ लीडर। ये सब चीजों ने आंखें खोल दी इंसानों की। और अब वो आंख बंद करके हर बात को एक्सेप्ट नहीं करना शुरू, अब उनका एटीट्यूड चेंज हो रहा है, पढ़े लिखों का एटीट्यूड चेंज हो रहा है। नाउ दे डिडंट एक्सेप्ट एनीथिंग बिकॉज इट इज अ डॉगमास। डॉगमास का मतलब कि हाँ भाई पुराना प्रचलित एक विश्वास है इसलिए हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं। नाउ दे बिकम रैशनल। रैशनल का मतलब है कि भाई लॉजिक दो, ये सही क्यों है। इट मीन्स पीपल बिकम एनलाइटेड, अवेयर। अब पुरानी चीजें जाती रही, यानी लोगों की आंखें खुल गई, लोग अवेयर होने लग गए, एनलाइटेड होने लग गए। एंड दैट वाज द कॉज व्हाई दे स्टार्टेड रेजिंग देयर वॉइस। अब वो आवाज उठाने लग गए हर गलत चीज के लिए, और आगे का माहौल तैयार होगा। आपने पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन, पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ, आगे और रिवोल्ट्स क्यों हुए, उसके पीछे यही कारण है कि पढ़े लिखे लोग होने लग गए। और पढ़े लिखे कहते हैं ना वाइज है। अभी मैंने शुरू में क्या बोला था कि व्हाट इज नीडेड फॉर अ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ पर्सन और ह्यूमन बीइंग। पहली चीज है एजुकेशन, और दूसरी, चलिए पहली हेल्थ मानिए तो दूसरी एजुकेशन है, स्वस्थ शरीर और शिक्षा, ये इंसान को आगे बढ़ाते। तो इस तरीके से ये इम्पैक्ट इतना भारी है, हम देख सकते हैं कि बुक इंट्रोड्यूस्ड अ वर्ल्ड ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशन। दोज पीपल हु disagreed with church and pope could now express their ideas in the book and force the people to think on rational lines. हाँ, अभी हम रिलीजन के ऊपर पढ़ेंगे कि उस जमाने में वहां यूरोप में क्या थी, क्रिश्चियनिटी थी, कैथलिक्स ही हुआ करते थे, कैथलिक्स यानी फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। और जैसा प्रीस्ट क्लर्जीज कह देते कि बाइबल में ये लिखा है, खुदा ने ये बताया है, भगवान ने ये बोला है, हाँ, तो लोग मुंह बंद करके वो बातें मानते थे, बिकॉज दे वर अनअवेयर। उनको पता ही नहीं था कि वास्तव में शिक्षा क्या है, बाइबल क्या सिखाती है, जीसस की टीचिंग्स क्या है, जो कि बड़ी सिंपल थी कि लव ईच अदर, है लव अदर्स लाइक दाई सेल्फ, दूसरे से अपने समान प्रेम करो। सबसे बड़ी शिक्षा तो यही है। सबका रेस्पेक्ट करो,
बड़ा बनना है तो सबसे छोटा बनिए, है ना। बड़ा बनना है लोगों की नज़र में तो हम्बल बनिए, छोटे बनिए। और वहाँ क्या चल रहा है, गलत गलत शिक्षाएं दे। साइंस की फील्ड में गलत, ज्योग्राफी के हिसाब से गलत शिक्षाएं दी जा रही थी कि भैया सूरज, ये पृथ्वी सबसे बीच में है सोलर सिस्टम के, और जितने भी सूरज चांद तारे हैं दूसरे ग्रह हैं पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी चपटी है, कोई अगर पृथ्वी के कोने पे गया तो गिर जाएगा। 11वीं क्लास की उसमें पढ़ना आप, हिस्ट्री की किताब में लिखा हुआ है ये। यानी इस तरह की शिक्षाएं दे रखी थी और लोगों को मानना पड़ता था क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं था। अब जब वो पढ़ रहे हैं, नई चीजें सामने आ रही है, फैक्ट सामने आ रहे हैं, तो दे बिकम एनलाइटेड। अरे यार हमसे तो क्या कहा जाता था। तो ये इम्पैक्ट है, ठीक है। मैनी कंजर्वेटिव हाउएवर डिडंट वेलकम सो मैनी प्रिंटेड बुक। अब कंजर्वेटिव यानी यही अथॉरिटीज, नोबल्स, क्लर्जीज, ये पसंद करेंगे क्या, क्योंकि इससे तो इनकी गद्दियां हिल रही है। नहीं, वो कैसे पसंद करेंगे। तो साहब उन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि प्रिंट टेक्नोलॉजी की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, किताबों को उन्होंने छापने, प्रिंटिंग प्रेसेस पे बैन लगाने की कोशिश की, लगाए गए। हाँ, और आप ये भी देखेंगे, अभी आपको एक एग्जाम्पल भी मिलेगा मिनोकियो का। मिनोकियो जो इटालियन प्रिंट वो था, एक मिल चलाने वाला, मिलर आटे की मिल थी उसकी। आप देखिए उसके बारे में भी आगे आएगा। यानी जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने पूरी कोशिश करी कि कैसे भी करके ये जो अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है, जो किसकी वजह से हो रही है, प्रिंट टेक्नोलॉजी की वजह से, यानी प्रिंटिंग मशीन्स जो डेवलप हो गई है, जिससे लिटरेचर बड़ा आसानी से मल्टीपल कॉपीज में छप रहा है, नई नई चीज़ें छप रही है, फैक्ट्स छप रहे हैं, उसको रोका जाए। ठीक है, तो आप देखिए क्या लिखा, मैनी कंजर्वेटिव हाउएवर डिड नॉट वेलकम सो मैनी प्रिंटेड बुक्स इनटू द मार्केट। अकॉर्डिंग टू देम दिस कुड स्प्रेड रिबेलियस आइडियाज। उनको लग रहा है ना इंसान अब रिबेलियस हो रहा है। अरे रिबेलियस नहीं हो रहा है, जागरूक हो रहा है, लेकिन उनके लिए तो रिबेलियस हो गया। ठीक है, ये देखिए आइडियाज अमंग द पीपल। दिस प्रूव्ड ट्रू व्हेन मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर कौन थे? एक जर्मन मॉन्क थे, यानी वो भी खुद प्रीस्ट थे, कैथलिक प्रीस्ट थे, मगर वो ह्यूमैनिस्टिक थे, लिबरल थे। उन्होंने जो गलत बातें थी जो चर्च में चल रही थी, धर्म के नाम पे जो चलाई हुई थी, उसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने 95 थीसिस लिखी। 95 थीसिस यानी उन्होंने जो गलत शिक्षाएं थी उनके खिलाफ लिखा, बाइबल की बातों को सामने लेके आए। और उन्होंने विटनबर्ग जो एक चर्च था वहां पर उन्होंने पैम्पलेट्स छिपवाए और उसमें कहा, चैलेंज किया अथॉरिटीज को, रिलीजियस अथॉरिटीज को, और डिस्कस करो, फैक्ट्स मैं डिस्कस करता हूं क्या सही है क्या नहीं। यानी उन्होंने इस तरीके से अवेयरनेस स्प्रेड करी और न्यू टेस्टामेंट को उन्होंने इजी वर्डों में ट्रांसलेट किया। देखते देखते 5000 कॉपी बहुत तेजी से बिक गई और दोबारा से और कॉपियां छापी गई विद इन द 3 months, बहुत सी कॉपी, और हाथों हाथ बिक रही हैं वो कॉपियां, क्योंकि उसमें सच्चाई बाइबल के सामने लाई गई। कौन लेके आया? मार्टिन लूथर। और इस तरीके से जो एक वेव उठी है अगेंस्ट द करप्शन ऑफ चर्च, करप्शन ऑफ क्लर्जीज, जो फैला रखा था, जो गलत गलत शिक्षाएं दे रखी थी, धर्म के नाम पे लूटते थे आम जनता को, उसके खिलाफ एक आंदोलन छिड़ गया और वो कहलाया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। इससे कई कैथलिक्स, कई लोग वो क्या होने लगे, अलग होने लगे। उन्होंने अपने क्लर्जीज की बातें मानना बंद कर दी और इस तरीके से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। मार्टिन लूथर उसके जनक माने जाते हैं। देखिए कंजर्वेटिव्स, व्हेन मार्टिन लूथर क्रिटिसाइज द करप्ट प्रैक्टिस ऑफ रोमन कैथलिक चर्च। अब देखिए आगे क्या होता है, ये आपके हमने मार्टिन लूथर के बारे में बता रखा है। A German monk was a reformer. He was against the corrupt practices in the church, such as sales of letter of indulgence. कमाल की बात देखिए, एक ऐसा पत्र छाप दिया गया था। लेटर ऑफ इंटेलिजेंस क्या है बताता हूँ, कि स्वर्ग जाना है तो ये पत्र खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इस पत्र के थ्रू ही आप स्वर्ग जाओगे। कमाल की बात, पत्र से यानी लेटर से स्वर्ग जाएंगे। अब आप देखिए इसको बड़े महंगे महंगे दाम में चर्चेज में बेचा जा रहा है। हद हो गई यार, ये तो हद हो गई, कमाल की बात है। लेकिन भाई क्या करे, गरीब खरीद रहा है, उसे पता नहीं है, जो कह रहा है प्रीस्ट कह रहा है तो सही है। ऐसी ऐसी बातें हो गई थी। अब आप देखिए ये सारी जो करप्शन ही तो है, और क्या है।
कोई एक पत्र से स्वर्ग जाता है या अपने व्यवहार अपने कर्मों से स्वर्ग जाता है, सोचने वाली बात है, लेकिन ऐसा भी हुआ था। तो देखिए इन सब के खिलाफ मार्टिन लूथर ने आवाज उठाई, ठीक है। In 1517 he wrote a 95 thesis criticizing several practices and rituals of the Roman Catholic Church. Criticize किया उन्होंने, 95 thesis लिखा. He pasted a printed copy on the door of church in Wittenberg in Germany. अभी बताया था आपको मैंने. Luther's writings were printed in large number and were widely read. This led to the beginning of the Protestant Reformation movement. बता चुका हूं मैं आपको, आगे चलते. प्रिंट एंड डिसेंट. लेकिन देखिए आप ये वाली बात, डिसेंट के प्रिंट और उसको कैसे रोकने की कोशिश करी, कैसे यहां पर हम देखेंगे जो कंजर्वेटिव है उस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहां एक एग्जांपल दिया है इटालियन मिलर, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, मिनोकियो सेल्फ एक थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इटली का मिलर था. उसने अपने आसपास जो किताबें उपलब्ध थी उनको खूब पढ़ा. पढ़ने के बाद उसने बाइबल भी पढ़ी, ये सब करा, उसने सीखा पढ़ना लिखना, और जो उसको समझ में आया, जैसा उसने समझा जीसस की टीचिंग्स को, उनको और साधारण शब्दों में लिख करके वो इटली में अपने मोहल्ले में और इधर उधर उसका प्रचार करने लगा. अब क्या हो गया साहब, जब सच्ची बातें सामने आने लगी तो भैया रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर तो हड़कम मच गया. बोले ये क्या फैला रहा है, ये तो हमें लोगों को हमारे अगेंस्ट कर रहा है. तो उसको 2 बार पकड़ा गया, और एक बार तो थ्रेट दे के छोड़ दिया था कि तू ऐसा मत कर वरना अंजाम बुरा होगा. लेकिन वो एक सच्चा व्यक्ति था, उसने ये रोका नहीं, वो रुका नहीं. और अगली बार जब उसे पकड़ा गया सेकंड टाइम, एंड ही वाज परसिक्यूटेड, उसे मरवा दिया गया. सोचिए इतनी पावर थी पहले चर्चेज और पादरियों के पास. ऐसा भी होता था, यानी आसान नहीं था आवाज उठाना, मगर कहते हैं ना ट्रुथ इज ऑलवेज ट्रायम्फ, सच की हमेशा जीत होती है. लोगों ने बहुत सी कुर्बानियां दी, बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी, लेकिन सच सामने आया ही है. तो आप देखिए, इंस्पायर्ड बाय द प्रिंटेड मटेरियल बुक, पीपल बिगन टू क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ डॉगमास, यानी अंधविश्वास in religion, and began to interpret religion in their own ways. In 16th century, Menocchio, a miller in Italy, after reading the books which were available in his locality, formulated a view of God and his creation. कि भगवान कौन है, क्रिएशन क्या है, कैसे दुनिया बनी, उसने अपने हिसाब से समझा और वो सब चीजें वो छापने लगा, लिख कर, which was very different from the ideas preached by the Roman Catholic Church, जो बिल्कुल अलग थे रोमन कैथोलिक चर्च की टीचिंग्स के अकॉर्डिंग. वो तो अपने मन से कुछ भी प्रीच कर देते थे. He was hauled twice and finally executed by the church, and several bans were imposed on publishers and booksellers. Thereafter, an index of prohibited books was maintained by the church. ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, अब आगे चलते हैं रीडिंग मैनिया. लेकिन कहते हैं साहब सच रुकता नहीं, झुकता नहीं. ऐसा ही हुआ कि कई प्रोटेस्टेंट रिवॉल्यूशन की, रिफॉर्मेशन की वजह से आप देखिए कई लोग कैथोलिक सिस्टम से अलग हो गए, उन्होंने अपने डिनोमिनेशंस खोल लिया. उसका एक और फायदा क्या हुआ कि जो अलग अलग डिनोमिनेशंस बहुत बढ़ते चले गए, बहुत मतलब ये लोग ज्यादा होने लग गए, प्रोटेस्टेंट बढ़ते चले गए, और उन्होंने कई डिनोमिनेशन यानी अपने अपने संगठन बना लिए, अलग रिलीजियस कम्युनिटीज बना ली. और उसका फायदा ये हुआ कि उन्होंने फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल जगह जगह स्कूल्स एंड कॉलेजेस खोले, जैसे गांव के इलाकों में, जिससे पिछड़ा हुआ व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, बैकवर्ड, वो भी पढ़ लिख जाए, समझदार बन जाए, उसमें भी अवेयरनेस आ जाए. और इससे क्या हुआ, देखते ही देखते गाँव में भी शहरों में भी पढ़ने का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ता चला गया. इसे बोला गया रीडिंग मैनिया. और इतना ज़बरदस्त बढ़ गया, अब आप देखिए कई तरह के प्रिंटेड बुक्स, छोटी बड़ी लिटिल बुक्स कई तरह की छपने लगी. एल्मेनेक्स छपने लगे, कैलेंडर छपने लगे, शॉर्ट स्टोरीज, पॉकेट बुक्स छपने लगी. एल्मेनेक्स होते हैं वो जिसमें, जैसे आज अपन समझे कि जिसमें तिथियाँ विथियाँ और किस दिन क्या करना है, तिथि होती है ना जो सारी, उसको एल्मेनेक्स बोल देते हैं. तो ऐसे आप देखिए सारी चीज़ें छप रही है, फोक टेल्स. तो कई तो एंटरटेनमेंट के लिए, कई शिक्षा देने के लिए, कई तरह की किताबें मार्केट में बड़ी संख्या में आने लगी. इससे क्या हुआ, मार्केट फ्लडेड हो गए और ज़्यादा बुक से. और क्या होने लगा,
लाइब्रेरीज खुलने लगी। सबसे बड़ी बात, जो गरीब अभी भी किताब नहीं खरीद सकता, कम से कम लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकता है कुछ समय बिता करके। तो जगह जगह लाइब्रेरी सेटअप होने लगी, बुक स्टॉल्स खुलने लग गई, और इस तरीके से रीडिंग मेनिया बढ़ता गया, पब्लिकेशन वर्क बढ़ता गया। यहाँ तक के फीमेल्स वो भी खूब रीडर्स बन गई, उनमें भी पढ़ाई का स्तर बढ़ा यूरोप में, और बहुत सी फीमेल्स तो खुद राइटर भी बन गई, बहुत बढ़िया राइटर्स बन गई। जेन ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट जैसे आपने नाम सुने, एमिली ब्रोन ऐसे। और उन्होंने फीमेल्स की लाइफ पर, उनकी एस्पिरेशंस, उनकी डिजायर्स के ऊपर कई किताबें छापी। उन्होंने भी अपनी आवाज़ उठाई फॉर इक्वालिटी, यानी प्रिंट टेक्नोलॉजी का फ़ायदा महिलाओं को भी हुआ। वो भी उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जिसके थ्रू वो अपने लिए अधिकार मांग सकती है, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी यूरोप में भी थी। पहले डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं के साथ होता था, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा होगा। महिलाओं को फ्रांस तक में बड़े काफ़ी समय बाद जाकर के वोटिंग राइट मिला था 1946 में, जबकि फ्रांस हमेशा के लिए रिपब्लिक 1848 में बन गया। तो कहने का मतलब प्रिंट टेक्नोलॉजी ने ऐसा रिवाइवल लाया कि दुनिया बदल के रख दी। आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कई साइंटिस्ट, फिलोसफर्स, उनकी किताबें, उनकी किताबों की मल्टीपल कॉपीज, उनके आइडियाज़ की मल्टीपल कॉपीज, जीन जैक रूसो, थॉमस पेन, वॉल्टेयर, दिदरो, कई साइंटिस्ट, उनकी किताबें, उनके जो काम है वो छप रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं लोग, और जो नहीं पढ़ सकते वो दूसरों से सुन रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं। इस तरीके की बातें फैलना शुरू हो गई। ये पूरा यहाँ देख सकते हैं आप, रीडिंग मेनिया समय के साथ बढ़ता गया, पढ़ाई लिखाई का प्रचलन। आगे देखिए, थ्रेट टू डेस्पोटिज्म। अब देखिए भैया, थ्रेट टू डेस्पोटिज्म अगर हम देखें, अत्याचार को एक खतरा पैदा हो गया। यानी डेस्पोटिज्म क्या, मोनार्क्स, क्लर्जीज, और यहां पे उनके लिए बात की गई है, नोबल्स, एरिस्टोक्रेट्स, ये सब डेस्पोटिज्म का ही तो प्रतीक थे, जिनको केवल राइट्स थे, प्रिविलेजेस थे। इसको खतरा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि लोग क्या हो गए हैं, प्रिंट कल्चर क्या कर रहा है आज। अगर हम जानते हैं, अगर मॉडर्न दुनिया बनी है आज, इतने वाइज और इंटेलिजेंट लोग बने, जो इतना डेवलपमेंट हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंट टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है। आज बदलाव आया है, आज डेमोक्रेसी डेवलप हुई है, केवल और केवल प्रिंट टेक्नोलॉजी की वजह से हुई है। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं, बदलाव, क्योंकि इंसान क्या होने लग गए, पढ़े लिख करके वाइज, इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल, और दे बिकम मोर एंड मोर अवेयर अबाउट द फैक्ट्स। इस तरीके की बात है ना, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अगर हम देखें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर यहाँ बताया गया कि अगर प्रिंट टेक्नोलॉजी नहीं होती तो शायद फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं होता। फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं होता तो आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी कैसे फैलता दुनिया में, डेमोक्रेसी कैसे राइज होती। तो अगर हम बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो उसका बेस भी प्रिंट टेक्नोलॉजी ने ही तैयार किया है। पढ़े लिखे लोग प्रिंट टेक्नोलॉजी से ही तो बने, उनका राइज एजुकेटेड मिडिल क्लास प्रिंट टेक्नोलॉजी से हुआ ना, जिन्होंने समझा कि जो सिस्टम है वो गलत चल रहे हैं, मोनार्कियल सिस्टम गलत है, डिस्क्रिमिनेटिव है, इनको खत्म होना चाहिए, लोगों को अधिकार मिलने चाहिए, वो प्रिंट टेक्नोलॉजी से हुआ। तो देखिए प्रिंट टेक्नोलॉजी ने कैसे प्लेटफॉर्म तैयार किया फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अकॉर्डिंग टू मैनी हिस्टोरियंस, वाइडली अवेलेबल प्रिंटेड मटेरियल एंड बुक्स क्रिएटेड कंडीशन फॉर द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। 3 arguments were put forward in this case. पहला, the print books popularized the ideas of thinkers which led to an era of enlightenment. जागरूकता बढ़ी, क्योंकि जो थिंकर्स थे उनकी राइटिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने लगी। People now believe in rationalism and humanism. लॉजिकल चीज़ों में विश्वास कर रहे हैं, मानवता की चीज़ों में विश्वास कर रहे हैं, जो सही है। आंख बंद करके हर चीज़ को नहीं मानेंगे, ठीक है। किताब से आंखें खुल गई, पढ़ाई लिखाई से आंखें खुल गई। They criticize the illogical and corrupt practices of church. ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखिए, because books inspired new ideas, various debates and discussions took place in society and new ideas of social revolution came into existence. Yes, अब वाद विवाद से और ज्यादा क्लैरिटी आने लगी। जितना डिस्कशन होगा किसी चीज के ऊपर, गलतियां और दूर होती हैं, कमियां और दूर होती हैं। तो ऐसा लोगों में होने लगा।
ठीक है, तो और ज्यादा। By the 1780s, many new books and literature mocked the royalty and criticized their unethical action. मजाक उड़ाया जाने लगा राजा महाराजाओं का, कैरिकेचर्स, कार्टून्स छपने लगे किताबों में, और जितनी भी अथॉरिटीज है, चाहे वो चर्चेज हो, क्लर्जीज हो जो गलत हैं, जो नोबल्स हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है ना, उनकी अनएथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में छापा जा रहा है, और इस तरीके से लोगों में एक आंदोलन का जज्बा बढ़ने लगा, अवेयरनेस बढ़ने लगी। और यही कारण था 1789 में क्या हुआ था, पढ़ चुके हैं आप, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसने तख्ता पलट दिया, राजा का राज खत्म हुआ, और फ्रांस में रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनी। आगे देखते हैं, इसीलिए फिर एक टॉपिक मिलेगा आपको, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। इससे एक फ्रेंच के नॉवेलिस्ट थे, फ्रांस के जो नॉवेलिस्ट थे, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर के ये वर्ड है, क्योंकि उस समय की कॉमन कन्विक्शन बन गई, एक सोच बन गई थी कि बुक प्रिंट टेक्नोलॉजी वो इंजन है और बुक्स वो पावर है जो दुनिया बदल देगी। गलत नहीं थे वो, बिल्कुल सही बात उन्होंने सोची, बिल्कुल सही बात बोली थी, और इसीलिए ऐसी जो चेंजेस वो ऑब्जर्व कर रहे थे समाज में, जो एक सोच बन गई थी समाज में, उसको देखते हुए उन्होंने कहा था, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, घबराओ थर्राओ अत्याचारियों, क्योंकि अब जल्द ही तुम्हारा समय समाप्त होने वाला है, तुम्हें उखाड़ फेंक दिया जाएगा। और उनकी ये सोच गलत नहीं थी, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर। और ये आज हम देख सकते, कहाँ है मोनार्कीज, कहाँ है डेस्पोटिज्म, आज हर इंसान डेमोक्रेसी में इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रीडम एंजॉय कर रहा है। ये वो बात कही गई है, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर। उन्होंने जैसे चेंजेस आ रहे थे लोगों की सोच में, लोगों में बदलाव आ रहा था, उस सब चीजों को देखते हुए बोला था। देखिए, रूसो की बातें छप रही हैं, रूसो ने चर्चेस को क्रिटिसाइज कैसे किया है, क्या सारी चीजें हैं, बातें देखिए, एनलाइटमेंट पढ़ रहा है। अब देखते ही देखते रीडिंग क्लास, द रीडिंग क्लास इन द 19th सेंचुरी, भैया और क्या प्रभाव पड़ा 19th सेंचुरी आते आते, यूरोप के ज्यादातर देशों में पढ़ाई को कंपलसरी कर दिया बच्चों के लिए। फ्रांस में आप ये देखेंगे कि बच्चों की प्रिंटिंग प्रेस, यानी बच्चों के प्रिंटिंग प्रेस यानी कि बच्चे छाप रहे, नहीं, यानी बच्चों की टेक्स्ट बुक्स छप रही हैं, स्टोरी बुक्स छप रही हैं, ऐसी प्रिंटिंग प्रेस भी खुलने लगी। हाँ, ग्रिम ब्रदर्स हुए जर्मनी के, उन्होंने गांव-गांव में स्टोरियां कलेक्ट करी, वर्बली जो चली आ रही थी उनको उन्होंने क्या कर, रिफाइंड करके ऐसी बातें जो ठीक नहीं है छापने के लिए हटा करके, और खूब किताबें छापी, एंटरटेनमेंट, बच्चों के एडवेंचर से रिलेटेड, फन से रिलेटेड, है ना, एजुकेशन से रिलेटेड, इस तरीके से बड़ा काम उन्होंने लगा, बड़ा चीज़ें बढ़ती गई, यहाँ तक कि फीमेल्स वर ऑल्सो बिकम मोर एंड मोर एजुकेटेड। वो केवल रीडर ही नहीं रही, बड़ी राइटर्स बन गई, जिनके बारे में पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये क्या हो रहा है, ये न्यू क्लास प्रिंटिंग प्रेसेस और फीमेल से रिलेटेड भी खुलने लग गई। आप ये देखिए, सारी बातें यहाँ पर आ रही है, ये देखिए नाम आ रहा है, जेन ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट, ये सारे नाम आ रहे हैं। लाइब्रेरीज बढ़ती चली गई, पहले बता चुका हूँ, लाइब्रेरीज अलग अलग यूरोप के सब देशों में, शहर शहर में खुलने लगी, गाँव में भी खुलने लगी, इस तरीके से देखिए, है ना। और प्रिंटिंग प्रेस में भी समय के साथ बदलाव आता गया, सिलेंड्रिकल प्रेस बन गई, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट, है ना, उससे काम करने वाली प्रिंटिंग प्रेस, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस बनना शुरू हो गई, जिससे मल्टी कलर में छपाई आसान हो गई, और जिसका आज हम देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त प्रिंट का आज काम है। ये सारी बातें आपको यहाँ देखने को मिलेगी 19th सेंचुरी तक। अब आ जाता है प्रिंट कम्स टू इंडिया, तो अब हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में लिटरेचर बहुत शुरू से, कहते हैं भैया सबसे पुराना दुनिया का लिटरेचर इंडिया में ही है, और वो कौन सा है, ऋग्वेद को सबसे पुराना माना जाता है। तो इंडिया में लिटरेचर बहुत समय से है, और कई सब्जेक्ट्स पे, मेडिसिन पे, मैथमेटिक्स पे ड्रामाज लिखे गए। हाँ, कालिदास के बड़े फेमस हैं, पुराने समय में रिलीजियस टेक्स्ट लिखे गए, लेकिन सब क्या थे, बाद में और बहुत से रिकॉर्ड्स, क्रॉनिकल्स बनाए गए, मुगलों ने ज़बरदस्त क्रॉनिकल्स बनवाए, अकबरनामा, बाबरनामा, कई तरह,
पर्शियन में, संस्कृत में और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में बहुत लिटरेचर हुई, मगर जो भी हुई वो सब मैन्यूस्क्रिप्ट थी। मैन्यूस्क्रिप्ट थी तो लिमिटेड भी थी, सिर्फ किसके पास होती थी? राजा महाराजा, यानी रिच सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। वही चीज आती है कि इंडिया में भी लार्ज सेक्शन वर इलिटरेट, यही था। तो अब बात आती है इंडिया में फिर प्रिंट टेक्नोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई, कौन लाया, कब हुई? तो हम देखते हैं कि जब वास्को डी गामा ने 1498 में, जो पुर्तगाल का था, पोर्चुगी था, उसने एक नया सी रूट इंडिया के लिए खोजा था ट्रेड के लिए, तो बाद में जब पोर्चुगीज ट्रेड के लिए यहाँ आने लगे तो उन्हीं के साथ क्रिश्चियन धर्म के प्रचारक एक समूह, बहुत सारे मिशंस हुए हैं क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने वाले, तो उसमें से जेसुइस्ट, JESUIT, जेसुइट एक मिशनरीज हुए, क्रिश्चियन ग्रुप हुआ, क्रिश्चियन धर्म प्रचारक, वो सबसे पहले इंडिया आए पोर्चुगीज ट्रेडर्स के समय में उनके साथ, और उन्होंने गोवा और ये साउथ में कैलीकट वगैरह वहाँ पे अपने आप को सेटल किया, और वहाँ जो लोकल लैंग्वेजेस चलती थी, कोंकणी, कानेरी, उनको सीखा भी, और वही पहले थे जिन्होंने सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में एस्टेब्लिश करी, और सबसे पहले कोंकणी कानेरी भाषा में ही किताबें छपी है इंडिया के अंदर, यानी प्रिंटिंग की ऐसे शुरुआत हुई। फिर उसके बाद दूसरे और क्रिश्चियन धर्मों के प्रचारक आए, उन्होंने, किसी ने तमिलनाडु में, किसी ने आंध्र प्रदेश में, किसी ने केरल में, मलयालम में, तेलुगु में, तमिल में प्रिंटिंग प्रेसेस बनाई डाली। इस तरीके से वर्नाकुलर लैंग्वेज में खूब प्रिंटिंग प्रेस इंडिया के कोने कोने में खुल गई, अलग अलग भाषाओं में। अंग्रेजी कब शुरू हुई भाई? तो बात आती है अंग्रेजी की प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले शुरू करने वाला भी एक अंग्रेज था, और बंगाल में, जिसका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। उन्होंने सबसे पहली इंग्लिश प्रेस 1780 में खोली थी इंडिया में, 1780, ठीक है, यानी इंग्लिश प्रेस काफी समय बाद खुली। और उन्होंने एक जो क्या शुरू की थी, एक मैगजीन, पीरियोडिकल मैगजीन, उसका नाम था बंगाल गैजेट। लेकिन उनसे एक गलती हो गई, क्योंकि उसने कर रखा था भाई, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी नहीं था, उनके, वो इंडिपेंडेंट था, अलग अंग्रेज था, तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनके करप्शन, उनके गॉसिप्स, ये सब चीज़ें भी छापना शुरू कर दिया। उस जमाने का जो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, वो उसकी किताबों से, उसकी इन बातों से बड़ा नाराज हो गया और उसको एग्जीक्यूट करा दिया गया, मरवा दिया गया। और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग ने खुद ने कई प्रिंटिंग प्रेसेस खुलवाई इंग्लिश की। किस लिए? न्यूज़पेपर्स प्रिंटिंग प्रेस में छपने लगे, तो जो डैमेज हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की इमेज, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको सुधारने के लिए, ठीक है। इस तरीके से अंग्रेजी प्रेस इंडिया में खुली। अब एक और क्वेश्चन आता है कि भारत में पहला इंडियन वो कौन था जिसने इंग्लिश प्रेस शुरू करी? तो पहली इंग्लिश प्रेस बाय एनी इंडियन, कोई एक इंडियन, कौन हुआ? वो गंगाधर भट्टाचार्य बंगाल का, जिसने इंग्लिश प्रेस, वो पहला इंडियन था जिसने इंग्लिश प्रेस खोली थी। पहली इंग्लिश प्रेस नहीं है, पहला इंडियन जिसने इंग्लिश प्रेस को, क्योंकि पहली इंग्लिश प्रेस तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने डाली थी, जेम्स अगस्टस हिक्की। तो गंगाधर भट्टाचार्य फर्स्ट इंडियन हुआ है जिसने इंग्लिश प्रेस खोली थी, और उन्होंने भी पीरियोडिक, हम कहेंगे न्यूज़पेपर शुरू किया था, जिसका नाम भी था बंगाल गैजेट। इस तरीके से इंग्लिश का हम देख सकते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर दे रखा है वो सारी बातें, ठीक है, सारी बातें दे रखी है। गंगाधर भट्टाचार्य का नाम लास्ट में दे रखा है। बंगाल गैजेट वीकली न्यूज़पेपर था, पहला इंडियन जिसने इंग्लिश प्रेस खोली थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ जाता है इसका क्या फायदा हुआ साहब इंडिया में। ये देखिए, रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट, सेम टू सेम इंग्लिश, ये सॉरी प्रिंटिंग प्रेस का सबसे बड़ा फायदा वही सेम। इंडिया भी बहुत ऑर्थोडॉक्स कंट्री था, बड़ा ज़्यादा जात पात और अनटचेबिलिटी और बहुत ज़्यादा सोशल नॉर्म्स कई बहुत सारे खराब थे। सती प्रथा जैसा एक हम आप देखिए एक इस तरीके का धार्मिक सिस्टम, सती प्रथा जिसमें जिंदा जला दिया जाता था इंसान को केवल इसलिए क्योंकि उसका पति मर गया। तो कई जगहों पे सती प्रथा बहुत ज़्यादा था इंडिया में, चाइल्ड मैरिज थी, ये सारे यानी सोशल इवल्स बहुत थे, धर्म रिलीजियस इवल्स थे, सोशल इवल्स थे। तो डिस्क्रिमिनेशन था मेल फीमेल के अंदर ज़बरदस्त। तो हमारे देश में लेकिन ऐसे इंटेलेक्चुअल भी हुए, पढ़े लिखे लोग हुए समय के साथ साथ, जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई।
तो आप देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ प्रिंटिंग प्रेस का ऐसे लोगों को, रिफॉर्मर्स को, जिसमें राजा राम मोहन रॉय का सबसे पहले नाम आता है। राजा राम मोहन रॉय को प्रिंटिंग प्रेस से बड़े फायदे हुए। उन्होंने यहां तक कि खुद का अखबार शुरू किया, संवाद कौमुदी, ठीक है, जिसमें वो इस सारी बातों को क्रिटिसाइज करते थे, लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते थे, अनटचेबिलिटी के खिलाफ, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ उन्होंने छापा है, विडो रीमैरिज को उन्होंने प्रमोट किया। उनकी वजह से ही सती प्रथा बैन हुई। संवाद कौमुदी और के वो जो थे वो उन्होंने ही खोला था, न्यूज़पेपर था। तो इस तरीके से राजा राम मोहन रॉय ने जबरदस्त काम किया सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म के लिए, और उससे क्या हुआ कि लोगों में कई बदलाव भी आने लगे। लेकिन आप ये देखिए कि ऑर्थोडॉक्स यानी कंजर्वेटिव जो पुराने सिस्टम को बनाए रखना है, वो लोग भी चुप थोड़ी बैठेंगे। उन्होंने भी अपने आप को डिफेंड, अपने सिस्टम्स को डिफेंड करने के लिए भी न्यूज़पेपर शुरू कर दिया, समाचार चंद्रिका नाम का। ऐसे ही मुस्लिम कम्युनिटी भी थी, मुस्लिम कम्युनिटी भी घबरा रही थी, बोले इंग्लिश प्रेसेस आ रही है, ये ओपन बातें छापती हैं, ये ह्यूमैनिटी, मतलब कई चीज़ों के ऊपर बात हो रही थी। उन्हें डर लगने लगा हमारे लोग भी कहीं एकदम दूसरे धर्मों के अंदर ज़्यादा कन्वर्ट ना हो जाए, हमारा धर्म के अंदर इंटरफेयर ना हो जाए। तो उन्होंने भी अपने अखबार छापना शुरू किया, अपने क्या है शमसुल अकबर और जहान जहांनामा, इस तरीके के न्यूज़पेपर्स छपना शुरू हो गए इंडिया में। और कई फतवाज जारी किए उलेमाज ने, उलेमाज यानी स्कॉलर्स ऑफ शरिया, शरिया होता है मुस्लिम कानून, रिलीजियस लॉ होता है, उसको जानने वाले कहलाते हैं उलेमाज। तो उलेमाज ने कई फतवा कहलाते हैं रिलीजियस ऑर्डर, वो जाहिर किए कि भैया आपको अपने धर्म की बातों से जुड़े रहना है, ये सब आपको क्या कर रही हैं, ये जो नए चेंजेस आ रहे हैं आपको डिफॉइल ना कर दें, आपको क्या ना कर दें, भ्रष्ट ना कर दें, आपको इस तरीके अपने धर्म के हिसाब से चलना है, ऐसी बातें, ये सारी चीज़ें है ना। और यानी हर धर्म के अंदर हर धर्म वाले भी कुछ अपने को डिफेंड करने के लिए, अपनी प्रैक्टिसेस को डिफेंड करने के लिए, कुछ पुरानी प्रैक्टिसेस को डिफेंड करने के लिए, कुछ सुधार के लिए, ऐसे कई प्रिंटिंग प्रेस उस तरीके से भी बनने लग गई थी। और इस तरीके से इंडिया में भी प्रिंटिंग प्रेस का दौर ज़बरदस्त शुरू हो गया। मैनी हिंदी रिलीजियस टेक्स्ट वर पब्लिश्ड इन वर्नाकुलर, पब्लिश्ड है ना, वर्नाकुलर पब्लिश्ड इन कलकत्ता इन 1810, ठीक है। जैसे रामचरितमानस जो टेक्स्ट हुआ है सबसे पहला, उसका वो छपा था, रिलीजियस टेक्स्ट सबसे पहला इंडिया में कौन सा छपा, रामचरितमानस, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए तो इंडिया में इस तरीके से चेंजेस आने लगे। अब देखिए जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन भी आ गया सब। न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन का मतलब कि कई नई स्टाइल्स की लिटरेचर भी बनने लगी जो पहले नहीं होती थी। शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, सबसे बड़ी बात जो यूरोप में होती थी, यूरोप में भी बाद में शुरू हुई नॉवल राइटिंग, तो इंडिया में भी वो इंट्रोड्यूस हो गई। शॉर्ट स्टोरीज हो गई, लिरिक्स हो गई, आपके एसेज हो गए, ये पहले नहीं होते थे छपने, ये भी खूब हमारे इंडिया में आ गए। इसके साथ साथ प्रिंट का यूज़ होने लगा पेंटिंग्स के अंदर, कैलेंडर्स छापे जाने लगे, पेंटिंग्स को छापा जाने लगा। राजा रवि वर्मा एक बड़े पेंटर हुए हैं जो लाइफ लाइक स्केच बनाते थे, ऐसा लगता है जैसे उनके स्केच जैसे कोई अभी बोल देगा, ऐसी पेंटिंग्स बनाते थे लाइफ लाइक स्केच। वो खूब छपने लगी, लोग उनको खरीदते थे, अपने घरों में लगाते थे। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, ये राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग दे रखी है सी। तो इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं हम। फिर वुमेन एंड प्रिंटिंग, महिलाओं में क्या परिवर्तन, क्या प्रिंटिंग प्रेस का रोल है क्या इंडिया में भी महिलाओं की स्थिति में सुधार का? यस, देखिए आसान नहीं था महिलाओं के लिए पढ़ना लिखना इंडिया में, क्योंकि इंडिया बड़ा ऑर्थोडॉक्स था पहले। लेकिन हाँ, समय के साथ साथ पढ़ाई लिखाई बढ़ी तो कई ऐसे भी पेरेंट्स हुए, फादर हुए, हस्बैंड हुए, जिन्होंने अपनी गर्ल चाइल्ड को भी सेल्फ पढ़ाना शुरू किया। बाद में जब गर्ल्स स्कूल खुलने लगी तो उनको पढ़ने भेजना शुरू किया। लेकिन बहुत सी समाज ऐसा था जो लड़कियों का पढ़ा लिखा जाना गलत मानता था। तो ऐसी महिलाएं क्या करती थी, उसमें एक दो एग्जाम्पल आपको दे रखा है। जैसे रसुंदरी देवी, वो एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली में शादी हुई थी, लेकिन वो पढ़ने की शौकीन थी, उनको पढ़ने का बड़ा क्रेज था। तो उन्होंने किचन में चोरी छुपे पढ़ाई लिखाई करी, और वो पहली लेडी हुई जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है। बंगाली के अंदर पहली वुमेन ऑटोबायोग्राफी लिखने वाली लेडी है रसुंदरी देवी, और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, अमार जीवन।
अमर जीवनी फर्स्ट इंडिया के अंदर वुमेन के द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप देखिए उसके अलावा कैलाश वासनी देवी इन बंगाल, उन्होंने क्या लिखा है, रोट अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन इन डे टू डे लाइफ। ऐसे ही ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रमाबाई रोट अबाउट द पुअर एंड मिजरेबल कंडीशन ऑफ हाई कास्ट हिंदू विडोज इन इंडिया। अब ये क्या हो रहा है, इससे महिलाओं के लिए भी आवाज उठाई जा रही है, महिलाओं द्वारा उनके एस्पिरेशन, उनके डिजायर्स, उनको क्या चाहिए, उनको इक्वालिटी, उसके ऊपर भी जोर दिया जा रहा है। तो ऐसे धीरे 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 महिलाओं की लाइफ में भी क्या होने लगा, परिवर्तन आने लगा। कुछ महिलाएं पढ़ लिख गई, राइटर्स तक बन गई, जैसे आप देख सकते हैं, और महिलाओं को जो के फेवर में काम करने लगी, महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जिन्होंने काम किया, और धीरे धीरे इंडिया में सुधार आया। ठीक है, ऐसे ही आप ये देखिए आगे, अ पुअर एंड द प्रिंट, गरीबों तक इंडिया में कैसे पहुंचा साहब। अब सीधी सी बात है, जब वर्नाकुलर लैंग्वेज में हर तरह की भाषाओं में खूब प्रेसेस हो गई, हाँ, इंडिया में खूब प्रेसेस होने लगी, तो किताबें खूब आसानी से छपने लगी, और जितना ज़्यादा होता है सरप्लस होता है, उसका दाम कम हो जाते हैं। तो पब्लिक लाइब्रेरीज खुलने लगी, बुक स्टॉल्स, पब्लिक स्क्वायर्स यानी चौराहों पर खूब पब्लिक स्क्वायर्स पे किताबों की दुकानें होने लगी। अब गरीब तक भी किताबों की रीच हो गई, गरीब भी पढ़ने लिखने के काबिल हो गया, बैकवर्ड भी पढ़ने लिखने के काबिल हो गया, उसकी भी अप्रोच होने लगी किताबों तक, लिटरेचर तक। अब देखिए बहुत से ऐसे हुए जो सोशल रिफॉर्मर हुए समय समय पे, जिन्होंने बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जिनके साथ अनटचेबिलिटी होती थी, उनके लिए आवाज़ उठाई, जिसमें आप देखिए यहाँ पे नाम दे रखा है ज्योतिबा फूले का। उन्होंने क्या करा, उन्होंने किताब लिखी गुलामगिरी। गुलामगिरी में उन्होंने कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया है। ऐसे बी आर अम्बेडकर, ईवी रामास्वामी नेकर, जिनको पेरियार के नाम से जाना जाता है, उन्होंने खूब न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छापे अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये क्या हो रहा है, सोशल रिफॉर्म भी साथ साथ हो रहा है, रिलीजियस रिफॉर्म पर भी बात हो रही है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे भी जोर दिया जा रहा है, गरीब भी की भी अप्रोच बढ़ रही है पढ़ाई लिखाई में। अब देखिए ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि पुअर वर्कर्स भी कुछ पढ़े लिख पाए और फिर आगे चल के वो भी राइटर बन गए। जैसे काशी बाबा का नाम दे रखा है, जो एक कानपुर के अंदर एक मिल वर्कर थे। ठीक है, सॉरी, हाँ, उत्तर प्रदेश में काशी बाबा एक मिल वर्कर थे कानपुर में। उन्होंने एक किताब लिखी, छोटे बड़े का सवाल। छोटे बड़े का सवाल में क्या लिखा उन्होंने, कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन इन इंडस्ट्रीज। कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन के बारे में उन्होंने जोर दिया है इस किताब के अंदर, छोटे और बड़े का सवाल। ऐसे ही एक और मिल वर्कर हुए कानपुर के, जो सुदर्शन चक्र नाम से, उन्होंने कई कविताएं लिखी और उन कविताओं को बाद में कंपाइल किया गया किस टाइटल से, सच्ची कविताएं। सच्ची कविताएं। और हम देखते हैं कि बंगाल में बटाला हाउस एक बड़ा प्रिंटिंग प्रेस का सेंटर बना, जिसकी किताबें हर सब्जेक्ट पे छप रही हैं, खूब छप रही हैं और खूब लोगों तक पहुंच रही है। ये हमको यहाँ देखने को मिलता है। और लास्ट टॉपिक है प्रिंट एंड सेंसरशिप। देखिए, प्रिंट एंड सेंसरशिप, अब अंग्रेजों से जुड़े हुए बात वापस कर रहे हैं कि आपने अभी मैंने बताया था कि जब इंग्लिश प्रेसेस खुली, सबसे पहले जेम्स अगस्टस हिक्की ने खोली थी और उसने क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया था, क्रिटिसाइज करना शुरू भी कर दिया था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनके ऑफिसर्स को, उनके करप्शन को उसने हाईलाइट करना शुरू किया था, जिस वजह से वॉरेन हेस्टिंग ने उन्हें परसिक्यूट करवा दिया था। याद है, अभी बताया था। तो वॉरेन हेस्टिंग ने खुद ने भी कई प्रेसेस खुलवाई बाद में, इंग्लिश प्रेसेस, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्पॉइल्ड इमेज है उसको ओवरकम किया जाए। लेकिन आप ये देखिए कि क्या होने लगा कि कंपनी वाले क्यों घबरा गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्यों घबरा गए इस ऐसी बातों से शुरू में, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत से उनके राइवल्स थे। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक मर्चेंट कंपनी थी, केवल उसी को इंडिया में ट्रेड करने का मोनोपोली राइट मिला हुआ था, एक अधिकार। और बहुत से ऐसे और मर्चेंट्स और कंपनीज थी जो इंडिया में ट्रेड करना चाहती थी, खुद अंग्रेज, दूसरे ग्रुप्स, लेकिन उनको अलाउ नहीं था। तो वो इसलिए डर गए कि अगर ऐसी बातें हमारी सरकार तक पहुंचेगी तो सरकार कहीं नाराज होकर हमारे राइट को रद्द ना कर दे, दूसरे भी आकर के यहाँ पे ट्रेड करने लग जाएंगे तो हमारे को लॉस होगा। तो इसलिए उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए थे और उन्होंने प्रिंटिंग प्रेसेस के ऊपर बैन लगाया। सुप्रीम कोर्ट जो था, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी अगर क्रिटिसिज्म हो रहा है, कहीं कहीं पे बातें छापी जा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड गलत बातें, तो उसको रोकना है साहब, क्योंकि हमारी इमेज स्पॉइल हो जाएगी और हमारी सरकार कहीं हमारे खिलाफ एक्शन ना ले ले, अंग्रेज सरकार।
तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था 1820 में प्रेसेस के ऊपर के ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड कोई खबरें नहीं छापेगा। और लेकिन बाद में मैकॉले एक विलियम बेंटिक के समय में लेटर वो एक ऑफिसर हुए हैं। विलियम बेंटिक एक लिबरल गवर्नर जनरल थे। उन्होंने मैकॉले को इसके ऊपर काम करने को दिया कि भाई, क्योंकि बहुत से एडिटर्स जो हुए, अखबार के एडिटर्स हुए, उन्होंने अपील करी थी विलियम बेंटिक से कि हमारे इस बैन को हटाया जाए, फ्रीडम दी जाए प्रेसेस को। तो मैकॉले ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया, सर्च किया और उन्होंने ये चीज़ मानी कि हाँ ये गलत है और फ्रीडम मिल गया फिर प्रेसेस को। और फिर आप देखिए 1857 का रिवोल्ट भी हुआ। 57 के रिवोल्ट के बाद शुरुआत में तो काफ़ी थोड़े समय तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, फ्रीडम ऑफ प्रेस ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन बाद में जैसे जैसे नेशनलिस्ट एक्टिविटी बढ़ने लगी, नेशनलिज्म की भावनाएं बढ़ने लगी, अंग्रेज़ घबराने लगे और इसीलिए 1878 में फाइनली एक एक्ट पास हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इंडिया की प्रेसेस पे सभी प्रेस, वर्नाकुलर यानी अलग अलग भाषाएं, क्योंकि इंडिया में अलग अलग भाषाओं में हर भाषा में प्रिंटिंग प्रेस बन चुकी थी, उनको बैन कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड कोई खबर नहीं छापेंगे विदाउट उनकी परमिशन के। अगर कोई छापता है तो पहले एक बार वार्निंग दी जाएगी, अगर सिडिशियस होगा यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोई भी बातें होंगी ऐसी बर्दाश्त नहीं होगी, उस प्रेस को वार्न किया जाएगा। अगर फिर भी नहीं मानते तो फिर सेकंड टाइम उसको बैन कर दिया जाएगा, उसकी प्रेस को सील कर दिया जाएगा, उसकी मशीन को, प्रिंटिंग मशीन को सीज कर दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, कन्फिस्केट कर लिया जाएगा इस तरह, और पब्लिशर को उठा के जेल में डाल देंगे। इस तरीके का बैन लग गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। मगर नेशनलिज्म थमा नहीं। बहुत से नेशनलिस्ट प्रेसेस खूब बनती चली गई, सीक्रेटली खूब छापने लगे। आपको नाम याद होगा, बाल गंगाधर तिलक तक ने केसरी अखबार शुरू किया था, अपनी प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, उन्होंने डाली थी और उसमें केसरी उन्होंने अखबार, जिसमें अंग्रेज़ों को खुलेआम वो क्या करते थे, उनकी जो बुराइयां थी उनको छापते थे। उन्हें जेल भी हुई। लेकिन कहने का मतलब कि चाहे कितने ही एक्ट लगे हों, कितनी स्ट्रिक्ट अंग्रेज़ों ने कोशिश करी, और जितने वो स्ट्रिक्ट होते गए उतनी नेशनलिज्म की फीलिंग देश में बढ़ती गई। और प्रेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है नेशनलिज्म की फीलिंग को भी बढ़ाने में, क्योंकि खूब आर्टिकल्स छापे जाते, खूब बातों को सामने लाया जाता थ्रू प्रेस, जो आम जनता तक पहुंचती थी, वर्बली जो संभव नहीं थी। तो यहाँ रोल हम प्रेस का फिर से देखते हैं, ना केवल सोशल अवेयरनेस, रिलीजियस अवेयरनेस इंडिया में फैलाने में रोल है प्रिंटिंग प्रेस का, बल्कि नेशनलिज्म को की फीलिंग को भी बढ़ाने में प्रिंटिंग प्रेस का बहुत बड़ा रोल है। सो थैंक यू वेरी मच। ये वाली सारी बातें थी। अब लास्ट में आपको मैं इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, तो आप देखिए कि आपसे पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन, जैसे मार्टिन लूथर के ऊपर। मार्टिन लूथर कौन थे, उन्होंने कैसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू किया। एक मिनोकियो के ऊपर, जिसको चर्चेज ने क्या करा था, एक इटालियन मिलर था जिसको क्या कर दिया गया था कि परसिक्यूट करा दिया गया था जब वो छापने लगा किताबों को, है ना, मतलब चर्च के खिलाफ बाइबल से जो उसने सीखा उस अपने हिसाब से समझ के जो छापने लगा। एक जो अभी आपको बोला गया, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये लुइस सेबेस्टियन मर्सियर, ये कौन थे, उन्होंने ये क्यों कहा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। और अगर हम आ जाएं इंडिया वाले पार्ट में आते हैं, तो इंडिया वाले में हम देखते हैं कि सोशल रिफॉर्म के ऊपर कैसे रिलीजियस एंड सोशल राजा राम मोहन रॉय ने कैसे काम किया, है ना। फिर हम देखते हैं वुमेन के अपलिफ्टमेंट के ऊपर, वुमेन की क्या कंडीशन थी और क्या किस किस ने कैसे, मतलब उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो वो उसमें रशुंदरी देवी, पंडिता रामाबाई और ये सब इनके बारे में बताते हुए, वुमेन की कंडीशन शुरुआत में बताते हुए, ये सारी बातें आपको लिखनी है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लास्ट में बताया ही है। अच्छा, और ज़्यादातर इसमें क्या बनते हैं कि पैसेज बेस्ड बन जाएगा, या इसमें ऐसे भी बनता है पैसेज बेस्ड हो गया, और ऑब्जेक्टिव टाइप काफ़ी इसमें बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड भी बहुत है। तो और अच्छे से आप पढ़िए, खुश रहिए और अच्छे नंबर लाइए। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।